हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बात करेंगे कि कैसे इंडियन स्टॉक मार्केट्स में कोविड-19 के इनिशियल डेज में जो फॉल हुआ है वहां से मार्केट रिकवर कर पाया है और आज हम देख सकते हैं कि 11,300 की लेवल जो है वो एक आम रेजिस्टेंस लेवल बन गई है निफ्टी 50 के लिए, जबकि 37% से निफ्टी 50 गिर गया था फरवरी और मार्च के बीच में। 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में 37% का करेक्शन नोट किया गया है इंडियन स्टॉक मार्केट्स में। निफ्टी 50 की हम बात कर रहे हैं और वहीं से आगे अगर हम देखते हैं तो पिछले 3-4 महीनों में 47% से निफ्टी 50 की ग्रोथ हुई है और आज जैसे कि मैंने कहा 11,300 के पास मार्केट यानी निफ्टी 50 का इंडेक्स ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो क्या रीजंस है जबकि कोविड-19 के इस लॉकडाउन में जहां पर कि तमाम कंपनीज अच्छा नहीं कर रही है, सब रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो मैक्सिमम कंपनीज के लॉस में आ रहे हैं। जीडीपी जो है इंडिया का वो भी नीचे जाता हुआ दिख रहा है। सारे दुनिया में जो है वो बिजनेसेस अफेक्ट हुए हैं, लेकिन शेयर मार्केट जो है वो लगातार तेजी बरकरार रख रहा है और न्यू हाइज बना रहा है स्टॉक मार्केट्स के अंदर। तो ये इसका रीजन क्या है? हर कोई आज जानना चाहता है कि इतना पुअर परफॉर्मेंस जबकि रहा है इकोनॉमी का, फिर भी मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है और क्या ये डेंजरस है आने वाले दिनों के लिए। आज हम चर्चा करेंगे और 3 थ्योरीज को मैं आपके सामने यहां पर रखूंगा और एंड में ये बताऊंगा कि कौन सी थ्योरी मुझे लगती है कि ज्यादा जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि क्यों मार्केट एक स्लो डाउन या फिर आप कह सकते हैं लॉकडाउन के दौरान भी अच्छा कर रहा है। तो 3 थियरीज की हम यहां पर एक डिटेल में चर्चा करेंगे। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है कि क्यों मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रहा है। साथ ही में वीडियो खत्म होने के बाद आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपकी इसके ऊपर क्या राय है और आपको क्यों लग रहा है कि मार्केट जो है इस प्रकार से बिहेव कर रहा है और ये कितने दिनों तक चलेगा। तो बात करते हैं थियरी नंबर 1 की। तो फ्रेंड्स, जब फरवरी में कोविड-19 आया, हम इंडिया की बात यहां पर कर रहे हैं, तो इंडिया में जब आया तो किसी को भी पता नहीं था कि इसके आने वाले दिनों में रिजल्ट्स कैसे रहने वाले हैं, मतलब क्या गवर्नमेंट स्टेप्स लेने वाली है और किस तरीके से हम इस पेंडेमिक के बाहर निकल पाएंगे, किस प्रकार से वैक्सीन्स आएंगी, कब वैक्सीन्स आएगी। लॉकडाउन शब्द का अर्थ भी बहुत से लोगों को पता नहीं था। आज जो हम आम चर्चा में भी वर्ड्स यूज करते हैं जैसे क्वारंटीन, लॉकडाउन, ये कुछ भी हमें पता नहीं था फरवरी में। इसलिए एक पैनिक जो है वो इन्वेस्टर्स के बीच में आया, ना कि सिर्फ इन्वेस्टर्स के बीच में बट सारे इवन गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस और सारी अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी एक पैनिक हमने देखा है इनिशियल डेज ऑफ कोविड-19 में। तो एक्चुअली क्या होता है कि 2 चीजें हैं। एक तो अगर कुछ बुरा होने वाला है तो आपको अगर पता है कि कितना बुरा होने वाला है तो इंसान थोड़ा स्टेबलाइज हो सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ आइडिया उसे मिलती है आने वाले दिनों के लिए और उसके हिसाब से वो अपने डिसीजंस ले सकता है, फिर चाहे वो आने वाली सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो। लेकिन अगर आपको उसके बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं है, वो एक फर्स्ट टाइम इंसिडेंट है आपके लाइफ में, तो आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और एक अनसर्टिनिटी डेवलप होती है एंड दैट अनसर्टिनिटी लीड्स टू पैनिक which leads you to going out of that particular situation। और वही हुआ, सारे इन्वेस्टर्स जो थे वो एक अनसर्टिनिटी में थे। उन्हें नहीं पता था कि ये पेंडेमिक कितने दिन रहने वाला है, कब इसका वैक्सीन आएगा, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेने वाला है, इससे इकोनॉमी कितनी अफेक्ट हो सकती है। ये सब चीज़ों के लिए लोग क्लूलेस थे, इसीलिए सभी ने अपने अपने जो पोजीशंस थे शेयर मार्केट्स में उसको सेल किया और उसके वजह से शेयर मार्केट में एक भारी गिरावट, जैसे कि मैंने कहा 37% से मार्केट उस दौरान में उसका करेक्शन हुआ। तो ये एक रीज़न है और वहाँ पर लोगों ने ये भी अंदाज़ा लगाया कि जब तक कोविड-19 की सिचुएशन समाप्त नहीं हो जाती, हो सकता है तब तक गवर्नमेंट लॉकडाउन रखे, क्योंकि चाइना में हमने लॉकडाउन क्या होता है, कैसा होता है ये देख लिया था ऑलरेडी। तो हमें पता था कि सारे बिजनेसेस जो है वो तो स्टॉप हो जाएंगे।
तो लोगों ने ऐसा एस्टिमेट किया कि हो सकता है ये लंबे दिनों तक चले, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इकोनॉमी जो है वो स्टेबलाइज नहीं हो पाएगी और सारे शॉप्स और सारे बिजनेसेस ठप और बंद पड़ जाएंगे। तो ये एक अनुमान लोगों ने लगाया आउट ऑफ पैनिक एंड आउट ऑफ अनसर्टेनिटी। साथ ही में बातें जो उस समय हो रही थी कि वैक्सीन अगर आता भी है इस पर्टिकुलर पैंडेमिक के लिए तो उसको 2 या 3 साल लग सकते हैं, ऐसा उस समय में एक प्रेडिक्शन किया जा रहा था कि काफ़ी दिन लगते हैं वैक्सीन आने के लिए। और हो सकता है कि ये सारी जो न्यूज़ है इसके चलते हुए एक पैनिक डेवलप हुआ जिसके वजह से लोगों ने सेल किया और शेयर मार्केट में 37% से गिरावट दर्ज हुई। तो इस तरह से ये ओवर एस्टिमेशन ऑफ क्राइसिस जिसको कहा जाता है, ये एक रीज़न रह सकता है जिसके वजह से मार्केट में इतनी गिरावट हुई। और आज जब हम जानते हैं कि सारी इकोनॉमी जो है वो खुल चुकी है, दुकानें खुल चुकी है, बिजनेसेस खुल चुके हैं वर्ल्ड वाइड, और ये भी न्यूज़ आ रही है कि हो सकता है वैक्सीन आने वाले कुछ महीनों में या साल भर के अंदर इस पेंडेमिक के ऊपर आ जाए, और इसीलिए ये सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही है उसके चलते मार्केट जो है वो जहाँ पर कि एक ओवर एस्टिमेशन हुआ था वहाँ पर एक रियलिटी चेक हो रहा है, इसकी वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है। ये हो गई थियरी नंबर 1। काफ़ी लोग थियरी नंबर 1 को डिसएग्री करते हैं और थियरी नंबर 2 जिसकी हम यहाँ पर बात करेंगे उसको सपोर्ट करते हैं। थियरी नंबर 2 फ्रेंड्स ये कहता है कि एक ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ कैपिटल हुआ है मार्केट्स के अंदर, यानी लिक्विडिटी को इन्फ्यूज किया गया है, यानी जो करेंसी प्रिंटिंग है वो हुई है ना सिर्फ इंडिया में लेकिन वर्ल्ड वाइड, खास करके यूएस में। साथ ही में जो रेपो रेट्स और रिवर्स रेपो रेट्स है उसको कम किया गया था आरबीआई के तरफ से। जब रेपो रेट्स और रिवर्स रेपो रेट्स कम किए जाते हैं तो लिक्विडिटी यानी पैसा जो है वो अवेलेबल हो जाता है मार्केट में और लोग वहां से लोन लेकर के अपने अपने बिजनेसेस में वो पैसा लगा सकते हैं। मतलब एक प्रकार से इकोनॉमी अगर डूब रही है या नीचे जाती हुई दिखती है तो आरबीआई यूजुअली ये स्टेप लेता है। 2008 में भी ऐसा ही स्टेप उठाया था आरबीआई ने, जहां पर कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को कम किया गया था, और इस बार 2020 में एक रिकॉर्ड लो पे सेट किया गया है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, जिसके चलते हुए काफी सारे लोन्स अवेलेबल हुए मार्केट में। मतलब एक प्रकार से पैसा उपलब्ध कराया गया लोन लेने के लिए। तो ये एक रीजन रह सकता है, एक ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ लिक्विडिटी जिसके वजह से मार्केट में सेंटिमेंट जो है वो बदले, जिसके वजह से पिछले कुछ महीनों में आप देख सकते हैं कि एक रैपिड राइज आया है इंडियन स्टॉक मार्केट्स में। ये एक सेकेंड थियरी जो है ये काफ़ी लोग इसको मानते हैं, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये देखा गया है जो आपको जानना चाहिए कि GFCF करके जो चीज़ होती है, दैट इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये जो फैक्टर है ये कंसीडर करता है कि कितने फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की गई है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी जैसे कि हम जानते हैं इंडिया की एक डाउन ट्रेंड में है। रिसेंटली जो क्वार्टर के जीडीपी रिजल्ट्स अनाउंस किए गए थे वो भी एक रिकॉर्ड लो पे है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे जो ट्रैजेक्टरी है इंडियन जीडीपी ग्रोथ की वो एक डाउन ट्रेंड में रही है। और यहां पर आप देख सकते हैं जो GFCF की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर कि हम देख सकते हैं कि जो फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स में जो प्रपोर्शन है जीडीपी में वो जो है वो कम होते गया है पिछले एक डिकेड में। तो पहले 10 साल पहले अगर वो 35% के ऊपर था तो अभी वो 25% के आसपास आ गया है। इसका मतलब ये है कि जो भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो इन फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स में नहीं हो रहा है। फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स यानी जो इन्वेस्टमेंट होता है कंपनीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, फैक्ट्रीज में, ऑटोमोबाइल्स में, ये सब जो चीज़ें हैं ये इस फैक्टर में इंक्लूड की जाती है। तो ये एक कॉज ऑफ वरी है। और रिसेंट में भी जो न्यूज़ आई है उसके हिसाब से ये देखा गया है कि GFCF का जो प्रपोर्शन है जीडीपी में वो कम हो रहा है। तो अगर आपकी जीडीपी भी नीचे जा रही है, साथ ही में ये जो फिगर्स है ये भी अगर नीचे जा रहे हैं, तो जो ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ लिक्विडिटी हुई है मार्केट में, हो सकता है कि ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करे। और इसी के आधार पर हम थियरी नंबर 3 डिस्कस करेंगे। और इस थियरी नंबर 3 का जो टाइटल है वो हम कह सकते हैं कि इर्रेशनल एक्सुबरेंस।
अब ये जो वर्ड है इर्रेशनल एक्सुबरेंस, ये मिस्टर रॉबर्ट शिलर जो है, जो एक नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट रहे हैं, उन्होंने ये वर्ड दिया है जिसको कि हम आम भाषा में एक बबल भी मानते हैं। तो इर्रेशनल एक्सुबरेंस को एक्सप्लेन किया गया है इस तरीके से कि जब भी कुछ थोड़ी अच्छी न्यूज़ आती है मार्केट में, तो वो जो न्यूज़ है वो मल्टीप्लाई की जाती है बाय द रिटेल इन्वेस्टर्स, जहां पर कि एक पॉजिटिव साइड ऑफ द स्टोरी बताई जाती है और आगे चल के एक बबल का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही बबल्स हमने प्रीवियस हिस्ट्री में भी देखे हैं स्टॉक मार्केट्स में। 2000 का जो बबल है वो इसी का एक एग्जाम्पल है। तो ये थियरी नंबर 3 ये कहता है कि ये जस्ट एक बबल है, इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, जीडीपी अच्छा नहीं कर रही है, और हो सकता है आने वाले दिनों में ये जो बबल है इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने मिले सारे इन्वेस्टर्स को। अब अगर ये बबल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आने वाले कुछ महीनों में ही बर्स्ट हो जाए। बबल्स जो है वो यूजुअली सालों तक भी चल सकते हैं और हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में हम इसका इंपैक्ट देखें, जबकि स्टॉक मार्केट्स में एक भारी गिरावट हो सकती है। अगर आप मेरी पर्सनल राय इसके ऊपर ले तो मैं थियरी नंबर 3 में इतना विश्वास नहीं रख रहा हूं। मुझे ज़्यादा लगता है कि थियरी नंबर 1 जो बोली गई है, जहां पर कि ओवर एस्टिमेशन ऑफ द क्राइसिस, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया, मुझे उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा लगता है। ऑब्वियसली ये तीनों जो चीज़ें हैं, तीनों जो थियरीज है, उसका इक्वल कंट्रीब्यूशन है मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट एक मॉब मेंटालिटी होती है। कोई एक चीज़ के वजह से ही वो आगे या पीछे नहीं जाती है। इट हैज़ टू बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। बट इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, मुझे लगता है कि थियरी नंबर 1, जहाँ पर कि हम एक अनसर्टन टाइम्स को देख रहे थे, हम में से किसी ने भी पहले ऐसा पैंडेमिक नहीं देखा था, ना ही कोई जानता था कि अगर ऐसा पैंडेमिक आए तो उसको हमने कैसे ओवरकम करना चाहिए और कितने दिनों में वो ओवरकम हो सकता है। ये कुछ भी पता ना होने के वजह से जो अनसर्टेनिटी आई, उससे पैनिक आया और उससे हैवी सेलिंग आई, और उससे मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट जो है उसमें इतना करेक्शन हुआ। ज़्यादा प्रपोर्शन इसका है ऑब्वियसली थियरी नंबर 2, जहाँ पर कि एक ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ लिक्विडिटी हुई है आरबीआई के तरफ से, उसका भी उसमें एक हाथ है। और साथ ही में जो एक एक्सुबरेंस की हमने बात की, जिसमें थियरी नंबर 3 की हमने बात की, वो भी एक फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स इन सारी चीज़ों से ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो यहां पर हमने डिस्कस किया है। साथ ही में आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लग रहा है, थियरी नंबर 1, 2 या 3 में से किस रीजन के वजह से आपको लगता है कि मार्केट में ये जो पर्टिकुलर फॉल हुआ है उसके बाद में एक स्टीप रिकवरी हुई है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपकी राय और बताइए कि किस रीजन के वजह से आपको लगता है कि मार्केट में ये हलचल हुई है। उसके ऊपर हम डिस्कशन भी कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। साथ ही में फ्रेंड्स, अगर आप आने वाले दिनों के लिए आउटलुक अगर जानना चाहते हैं, तो मुझे पर्सनली तो ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिंग का जो ऑप्शन था, जो चांस था, वो थोड़ा पीछे छूट गया है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग के लिए ऑब्वियसली ऑप्शंस तो काफ़ी सारे अवेलेबल है एज ऑन टुडे, लेकिन एक इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा ऑप्शन जो हम मार्च अप्रैल में देख रहे थे, हो सकता है उसके लिए थोड़ा हम लेट हो गए हो। ओनली टाइम विल टेल हाउ प्राइस एक्शन अनफोल्ड्स। हमें कोई भी डिसीजन इतना रिगरसली नहीं लेना चाहिए स्टॉक मार्केट्स में, बट जस्ट एक हिंट मैं अगर आपको दूं तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टिंग के लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। हो सकता है एक करेक्शन यहां से फिर से हम एक जरूर देखें और वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। साथ ही में सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, बेल आइकन को एनेबल करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड एंड विल बी बैक अगेन।